नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिलीप सिंह आपका इस ई व्याख्यान श्रृंखला में पुनः स्वागत करता हूं। बीए प्रथम वर्ष के लिए हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत राजनीतिक दलों का परिचय प्राप्त किया था, जिसमें हमने राजनीतिक दलों के बारे में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधारों तथा राजनीतिक दलों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला कार्य जो राजनीतिक दलों का होता है वो है कि ये सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं तथा अपने दल की विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के संबंध में नीतियों का प्रचार करते हैं। प्रोफेसर लास्की का कहना है कि आधुनिक राज्यों के भ्रांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर कुछ को अत्यंत शीघ्र निपटाने के लिए छांटना चाहिए और उनके निदान जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। राजनीतिक दलों का दूसरा कार्य है कि ये शासन का संचालन करते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के अंतर्गत आयोजित होने वाले चुनावों में बहुमत प्राप्त करते हैं तथा सत्ता प्राप्त करने के उपरांत सरकार का निर्माण करते हैं। ये दल अपने दल में से विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के संबंधित जिम्मेदार मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा विभिन्न प्रकार से अपने चुनाव घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों का तीसरा कार्य होता है कि ये शासन की आलोचना करते हैं। यदि निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो और उसे विपक्ष में बैठना पड़े तो वह राजनीतिक दल प्रतिपक्ष के रूप में यह करता है कि वह शासन की आलोचना कर शासनधारी दल को नियंत्रण में रखता है ताकि शासन चलाने वाला दल सचेत रहे और वह कोई जनहित के विरुद्ध का कोई निर्णय न ले सके। राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में है वह सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियां जनमत के विरुद्ध प्रस्तुत करता है तथा विपक्षी दल सत्ताधारी दल के विरुद्ध लोकमत तैयार करते हैं। राजनीतिक दलों का अगला कार्य है कि ये चुनावों का संचालन करते हैं। राजनीतिक दलों से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करते हैं तथा चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। हरमन फाइनर का कहना है कि राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को ही अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों का कार्य यह भी होता है कि वे लोकमत का निर्माण करें। यदि शासित व्यक्ति की सहमति से सत्ता का प्राधिकार अर्जित किया जाता है और यदि शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल अपरिहार्य और अनिवार्य होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अलावा और कुछ नहीं होता। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। राजनीतिक दलों का कार्य होता है कि वे शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य भी करें। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का प्रयास करते हैं। ये दल जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं। अर्नेस्ट बार्गर के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसे पुल का कार्य करते हैं जिसका एक छोर समाज को छूता है और दूसरा छोर राज्य को। यह एक ऐसा पाइप है जिससे सामाजिक विचारधारा बहती है जो राज्य के यंत्र को तरल बनाकर उसके पहियों को घुमाती रहती है। राजनीतिक दलों का अगला कार्य होता है राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना। राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त
सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी करते हैं। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के युग में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण तथा स्त्री उद्धार जैसे कई सामाजिक कार्य भी किए थे। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल अपने दल में से संबंधित दलीय कार्यों का भी निर्वहन करते हैं, जैसे मतदाताओं को दल का सदस्य बनाना, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना, दल के लिए चंदा इकट्ठा करना, चुनाव प्रचार करना तथा अपने दल की संबंधित नीतियों को जनता के सामने प्रस्तुत करना। अब हम जानते हैं दल पद्धति के लाभ या गुणों को। दल पद्धति की जितनी प्रशंसा की जाती है उतनी ही इसकी आलोचना भी होती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का मेरुदंड कहा है, तो कुछ विद्वान लोकतंत्र के लिए दल पद्धति को घातक भी बताते हैं। अतः आवश्यक है कि हम दल प्रणाली के गुण एवं दोषों का विवेचन करें। अगर हम दल प्रणाली के लाभों की बारे में बात करें तो सबसे पहला जो लाभ दल पद्धति का हमारे सामने आता है वो होता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक दल समय समय पर जनता की राजनीतिक तंद्रा को तोड़ते हैं और उसे जाने अनजाने राजनीति में भाग लेने के लिए विवश करते हैं। निर्वाचनों के समय वे राजनीति के बहुत से गुप्त और अस्पष्ट पहलुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और जनसाधारण भी उन विषयों से परिचित हो जाता है। जनता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस दृष्टि से उदासीनता के वातावरण को दूर करने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक जागरण के मुख्य साधन कहे जाते हैं। राजनीतिक दलों का दूसरा लाभ होता है कि ये लोकमत का निर्माण करते हैं तथा राजनीतिक समस्याओं का समीचीन और पूर्ण विवरण जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। जनता के विचार अमूर्त होते हैं तथा समय समय पर राजनीतिक दल अपने विचार कार्यक्रमों एवं प्रचार प्रसार के द्वारा राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के विचारों को अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। वस्तुतः राजनीतिक दलों के कारण नागरिकों में राजनीतिक चेतना फैलती है और उन्हें राजनीतिक शिक्षा मिलती है। राजनीतिक दलों का अगला लाभ होता है कि ये निर्वाचन को सरल बनाते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था में स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय निकायों तक निरंतर कहीं न कहीं निर्वाचन होते रहते हैं और निर्वाचनों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने का दुरूह दायित्व राजनीतिक दलों का ही है। राजनीतिक दलों की वजह से मतदाताओं को वोट देने में सुविधा और सरलता होती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल निर्वाचन संबंधी कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे दलों के अभाव में सरकार को कार्य करने पड़ते हैं। सामान्य नागरिकों को मतदान पद्धति को समझाना, मतदाता सूचियों की जांच करना आदि कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही किए जाते हैं। राजनीतिक दलों का अगला लाभ ये होता है कि ये शासन को क्रांति से बचा लेते हैं। वास्तव में नागरिकों को वाद विवाद एवं विचार विमर्श का अवसर प्रदान करके राजनीतिक दल सत्ता के विरुद्ध फैल रही हिंसक क्रांति की धारणा को मंद कर देते हैं तथा राजनीतिक दल चुनावों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन कर क्रांति से व्यवस्था को बचा लेते हैं। शासन का संचालन तथा उसकी आलोचना करना भी राजनीतिक दलों का कार्य है और यह इनका लाभ भी है। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करके विधान मंडलों में बहुमत प्रदान करके शासन में स्थायित्व लाते हैं तथा सरकार की नीतियों का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध करके प्रतिनिधि शासन को परिमार्जित करते हैं। राजनीतिक दलों का अगला लाभ ये होता है कि ये शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण विधायिका में सुसंगठित विरोधी दल भी रहता है। विरोधी दल सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। विरोधी दल सरकार की गलतियों के विरुद्ध आवाज उठाता है तथा कई बार विरोधी दल सरकार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेड़कर उस सत्ताधारी दल को लोकमत के आगे झुकने के लिए बाध्य करता है। वास्तव में विरोधी पक्ष को आलोचना करने की स्वतंत्रता देना
इस बात की गारंटी मानी जाती है कि कोई सरकार निरंकुश नहीं होगी। शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना भी दलीय प्रणाली का एक लाभ है। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जहां शक्ति विभाजन का सिद्धांत व्यवहारतः लागू होता है, राजनीतिक दल विशेष रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो दल ही दोनों में तालमेल स्थापित करते हैं। संसदीय प्रणाली में भी दल व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच कड़ी का काम करते हैं तथा उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार भी राजनीतिक दलों का एक लाभ होता है। अनेक राजनीतिक दल लोक हितकारी, जन कल्याणकारी तथा रचनात्मक कार्य करते हैं जिनका राजनीति से बहुधा संबंध नहीं होता। कई राजनीतिक दलों ने समाज सुधार के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जैसे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस ने हरिजन उद्धार, स्त्री शिक्षा, मद्य निषेध आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दिया था। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों का एक लाभ यह भी होता है कि ये राजनीतिक समस्याओं पर शोध आयोजित करते हैं। इन राजनीतिक दलों के सामान्यतः शोध विभाग होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान होता रहता है। कतिपय राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समितियां भी नियुक्त करते हैं। इन समितियों के परामर्श से दल को अपने नीति निर्धारण में सुविधा होती है। मैकाइकर के शब्दों में कहा जाए तो राजनीतिक दलों के बिना न तो सिद्धांतों की एकीकृत अभिव्यक्ति हो सकती है, न नीति का क्रमबद्ध विकास हो सकता है और न संसदीय निर्वाचनों की संवैधानिक प्रणाली का नियमित उपभोग हो सकता है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जिस प्रकार लहरों की हलचल में समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता है। एलन बॉल ने भी राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की कल्पना को कठिन बताया है। इस प्रकार हमने अभी राजनीतिक दलों के गुणों अथवा लाभों के बारे में जानकारी ली।
अब हम जानते हैं कि सफल दलीय व्यवस्था की क्या आवश्यक शर्तें हो सकती हैं। यद्यपि दलीय व्यवस्था में अनेक दोष हैं, किंतु वास्तव में आधुनिक काल में लोकतंत्र के संचालन के लिए दलीय व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित हो गई है। आज तक किसी भी विद्वान ने यह सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है कि दलीय व्यवस्था के बिना लोकतंत्र में शासन का संचालन कैसे किया जा सकता है। यह तथ्य अब भली भांति सिद्ध हो गया है कि यदि राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया तो अनेक गंभीर समस्याएं सामने आएंगी। अतः आवश्यक है कि दल पद्धति को समाप्त करने के बजाय उसके दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाए। दल व्यवस्था के दोषों को दूर करने के कुछ सुझाव भी विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं, जैसे शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता सफल दलीय व्यवस्था की प्रथम शर्त बताई गई है। चूंकि शिक्षित जनता राजनीतिक समस्याओं को समुचित रूप से समझ सकती है तथा दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन कर सकती है, अतः शिक्षा का प्रसार राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है। आर्थिक स्थिति में सुधार भी सफल दलीय व्यवस्था को की ओर लेकर के जाएगा। गरीब जनता को राजनीतिक दल खरीद सकते हैं, उनके मतों को आर्थिक आधार पर प्रभावित कर सकते हैं। अतः जनता की गरीबी को दूर करने का यह परिणाम होगा कि कोई भी उनके मत को खरीदने का प्रयास नहीं करेगा तथा विभिन्न पूंजीपतियों का राजनीतिक दलों पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकेगा। सहिष्णुता की भावना भी सफल दलीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। शासक दल को विरोधी दल की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए तथा विपक्षी दलों को भी चरित्र हनन की दूषित राजनीति से दूर रहना चाहिए। सिद्धांतों के आधार पर दलों का संगठन भी दलीय व्यवस्था को सफल बना सकता है। राजनीतिक दलों का संगठन निश्चित आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के यदि आधार पर किया जाता है तो इससे जाति, धर्म, संप्रदाय जैसे संकुचित दृष्टिकोणों के जो हानिकारक परिणाम हैं उनसे बचा जा सकता है। एक जो महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों के बारे में कही जाती है कि किसी भी व्यवस्था में द्विदलीय व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की संख्या को यथासंभव कम रखने का विचार भी कुछ विद्वान देते हैं। 2 या 3 दल होने से स्थिर सरकारों का निर्माण होगा तथा सामान्य जनता के लिए मतदान करना आसान होगा कि उनके पास बड़ी सीमित मात्रा में मतदान के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। राजनीतिक दलों में बुनियादी एकता वाली बात भी सफल दलीय व्यवस्था की ओर अग्रसर करेगी। किसी भी समय देश में बुनियादी समस्याओं के बारे में विविध दलों में आम सहमति होनी चाहिए। यदि दलों में आम सहमति नहीं होगी तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की राजनीति की शुरुआत होगी। ऐसी राजनीति राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होती है। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। ये राजनीतिक दल ही वैधानिक सरकार को जन समर्थन और गति देकर उसे परिचालित करते हैं। अतः उनके दोषों को दूर करना आवश्यक है। इस प्रकार आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने राजनीतिक दलों के बारे में जाना कि राजनीतिक दलों के विभिन्न लाभ क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या हैं तथा सफल राजनीतिक दलीय व्यवस्था बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। धन्यवाद।